तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास के बारे में समझ गए, अब समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या चीज होती है। ऑब्जेक्ट समझने से पहले हमें पता होना चाहिए क्लास क्या होता है, मेथड क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तभी हम ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, थोड़ा रफ शफलिंग करी है। ऑब्जेक्ट पढ़ाने से पहले मैं कंस्ट्रक्टर और मेथड पढ़ाऊंगा। चलो भाई, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि असल में कंस्ट्रक्टर किस भला का नाम होता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल काइंड ऑफ मेथड होता है, इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है, इसमें ये इसका नाम सेम होता है क्लास के, ब्ला ब्ला, तुमने बहुत सारी चीजें किताबों में पढ़ी होंगी, लेकिन इससे आगे की चीजें हम समझेंगे आज। ठीक है। तो आज की कहानी में हम क्या क्या समझने वाले हैं। हाउ जावा ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, इनिशियलाइज एंड कनेक्टेड थ्रू कंस्ट्रक्टर्स। तो कैसे ऑब्जेक्ट बनते हैं ये मैं दिखाऊंगा। बिहाइंड द सीन्स नहीं पढ़ाऊंगा, वो ऑब्जेक्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है। हम यहाँ पर पे कई बार इस ड्यूरिंग दिस लेक्चर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स कैसे बन रहे हैं। फिर से ये अनाउंसमेंट कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैं हर लेक्चर में स्लाइड डाल रहा हूँ, आपको केवल फोकस करना है मेरी बातों पे अगले 8-10 मिनट, जिसमें मैं आपको पूरी कहानी समझाऊंगा। नोट्स ऑलरेडी मैंने बना के पब्लिश कर दिए हैं, लिंक में आपको उसका, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। ओपनिंग थॉट बढ़िया सी अंग्रेजी लिखी है। इन जावा द स्टोरी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट्स बिगिन विद कंस्ट्रक्टर। बिफोर अ ह्यूमन स्टार्ट अ जॉब देयर गो थ्रू ऑनबोर्डिंग। जब तुम कहीं जॉब करने जाओगे ना, तो पहले दिन क्या होगा, इंडक्शन होगा, ऑनबोर्डिंग होगी, तुमको सारी कहानी समझाई जाएगी, तुम्हारा बैंक अकाउंट खुलवाया जाएगा, तुम्हें कंपनी के बारे में बताया जाएगा, क्या बिजनेस करती है, कैसे क्या 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 कहानी होती है। जब कॉलेज भी गए होगे तो पहले दिन प्रेजेंटेशन, इंडक्शन काइंड ऑफ थिंग हुआ होगा। तो कंस्ट्रक्टर वही है, जब ऑब्जेक्ट बनने वाला है उससे पहले की कहानी की कैसे क्या होगा, वो कंस्ट्रक्टर है। व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर। तो ये लाइनें आपने काफी सारी किताबों में, अगर आपने जावा कभी पहले पढ़ी है या कहीं किसी ब्लॉग वगैरह को फॉलो कर रहे हो, तो ये लाइन तुमने देखी देखी होगी। अ कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास। सही बात है, ये इसमें कुछ गलत नहीं है, ये एकदम सही चीज है। इट डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, नॉट इवन void, ठीक है। इट एग्जीक्यूट वंस पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। इट्स पर्पस इज टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इतनी सब कहानी ठीक है वाइवा तक। अगर तुम इंटरव्यू में बैठ के जवाब दे रहे हो, गॉड ब्लेस यू। तो इसमें तो कोई भी चीज गलत नहीं है लेकिन बहुत ही बेसिक है। कंस्ट्रक्टर इससे कई ज्यादा काम करता है। तो देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे ये क्लास है, मैंने लिख दिया है, तो इस क्लास में मैंने क्लास जब पढ़ाई थी तो सेम ही चीज यूज करी थी लगभग। तो ये क्लास का नाम है, ये उसके वेरिएबल यानी कि स्टेट्स हैं। बार बार मैं स्टेट वर्ड्स आपको इसलिए बोलता रहूंगा ताकि जब हम थ्रेडिंग में पहुंचे तब आपको चीजें कनेक्ट हो जाए सारी। ये उसका। तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो, ये एक क्लास है कार, उसके अंदर उसका कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, इसके अंदर दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, उनकी वैल्यू हम सेट कर रहे हैं, और ये उसके पास दो स्टेट हैं, ब्रांड और ईयर। स्टेट मतलब वेरिएबल क्लास लेवल, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ये क्लास का नाम, ये उसका रेफरेंस वेरिएबल, ये न्यू, न्यू का काम होता है मेमोरी एलोकेट करना, अभी इतना ही समझ लो, और ये उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है। तो द कंस्ट्रक्टर इज साइंटली कॉल्ड कार वन इट्स फ्रेश ब्रेथ। मतलब क्या होगा, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और कार वन को दे देगा। कार वन का काम है सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन को, या हैश कोड जिसको बोलते हैं, उसको पॉइंट करना, यानी जिस मेमोरी लोकेशन पे बना है उसका ये रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। अभी सब जब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी पीछे क्या चल रहा है। वाई कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास। आप समझते हैं ऐसा होता क्यों है। अच्छा, अगर ऐसा ना होता तो क्या होता। पाइलर को कैसे पता चलेगा कि क्या चीज मेथड है और क्या चीज कंस्ट्रक्टर है। तो इसलिए ये फिनोमेना अपनाया गया कि जो क्लास का नाम है उसी नाम से उसका कंस्ट्रक्टर बना दो। अब उसका नाम जेनरिक भी हो सकता था, नाम ही रख देते कंस्ट्रक्टर, और प्रॉब्लम थी। क्योंकि एक क्लास के अंदर ना बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, तुम कितने भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, तुम उन्हें ओवरलोड कर सकते हो। अब और प्रॉब्लम हो जाती, कंस्ट्रक्टर 1 2 3 4 5, या उनको कंस्ट्रक्टर को ही ओवरलोड कर रहे होते हैं, फिर पता नहीं चलता कि किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो। ऐसे कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है वो सेम होने से तुम्हें पता चल जाता है कि तुम किस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो, और डिफरेंशिएट भी हो जाता है कि भाई ये मेथड नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो ये लॉजिक है, ऐसा कोई हार्ड कोड रूल नहीं था, इसके पीछे ये लॉजिक है कि भाई किस क्लास के कंस्ट्रक्टर को, यानी किस क्लास कंस्ट्रक्टर तुम कब कॉल करोगे, जब तुम उसका ऑब्जेक्ट बनाने जाओगे। तो किस क्लास का तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो, अगर सेम नाम रख दिया जाए तो कन्वीनियंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो नाम होता है वो क्लास के सेम होता है, ठीक है। वाई कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप। देखो, रिटर्न टाइप की जरूरत नहीं है। जो कंस्ट्रक्टर है वो कुछ रिटर्न करता नहीं है, उसका काम रिटर्न करना नहीं है, उसका काम है केवल इनिशियलाइज करके बताना। रिटर्न जो है, मेमोरी लोकेशन बना करके सब करने वाला काम जो है, वो न्यू करता है।
तो उसको जरूरत ही नहीं है कुछ रिटर्न करने की, क्योंकि ये नॉर्मल मेथड नहीं है जो कुछ एग्जीक्यूशन करके तुम्हें दे रहा है। जो नॉर्मल मेथड होते हैं वो कुछ प्रोसेसिंग करते हैं। इसका काम होता है क्रिएशन का। कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क। अभी तुम सब आगे मैप कर पाओगे। अभी तुम इतना समझ लो कि ये मेथड से अलग होता है और इसे रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है। रिटर्न टाइप इसलिए नहीं होता क्योंकि रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं होती है। या एक और एनालॉजी अगर समझें तो ऐसा कह सकते हो कि क्लास जो कंस्ट्रक्टर होता है वो सेम टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। जैसे कि मैं इधर एक स्लाइड पीछे जाता हूँ, तो मैं समझाता हूँ जहां पर पे मैंने क्लास ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये हमेशा किस टाइप का डेटा करेगा? कार टाइप का। तो कार को ऐसे समझो कि जैसे ये कार 1 है, इसको समझो यहाँ पर लिखा है इंट ए। तो इंट ए इज इक्वल टू 10। तो ये जो है ये वैल्यू है, ये टाइप है, और ये उसका रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, तो ये किस टाइप का डेटा हमेशा रिटर्न करेगा? इस टाइप का। ये एक टाइप है, क्लास जो है एक टाइप है, तो ये हमेशा इसी टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। इसलिए इसके रिटर्न टाइप की जरूरत होती नहीं। ये भी एक एनालॉजी है, समझ। एक एनालॉजी और है, वो आगे समझेंगे। ठीक है, व्हाट हैपेंड व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले मेमोरी एलोकेट होती है, फिर उसका डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल लगती है, फिर उसके बाद उसका रेफरेंस जो फाइनली जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका एक रेफरेंस वेरिएबल बना के देते हैं। यहाँ पर मैं पूरी कहानी समझाता हूँ। अब देखो ये एक क्लास है, ये उसका कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हुआ, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या होगा, ये चचा अलादीन चलेंगे। ये अलादीन चले तो अभी न्यू कुछ नहीं करेगा। देखो न्यू का काम क्या है, मेमोरी एलोकेट करना। लेकिन अभी उसको पता ही कहाँ है कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है भैया। हर क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी मेमोरी अलग अलग होगी ना, तो उसको पता कहाँ है कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है। भाई तुम घर लेने जाते हो तो तुमको पहले पता हो, तो पूछते हो ना भैया कितने गज में बना है, कितने स्क्वायर फुट में बना हो, तो अभी तो पता ही नहीं है स्क्वायर फुट, तो घर कैसे बन जाएगा? पहले स्क्वायर फुट डिसाइड होगा। स्क्वायर फुट कौन डिसाइड करेगा? जो कंस्ट्रक्शन साइट वाला है। तो कंस्ट्रक्शन साइट वाला कौन है? कंस्ट्रक्टर, इसीलिए उसका नाम है कंस्ट्रक्टर। जो कंस्ट्रक्ट करेगा वही बताएगा कितनी जगह पे हम क्या बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर पे देखो मैंने स्टेप वाइज लिखा है, जेवीएम रिजर्व मेमोरी। ठीक है, तो जेवीएम के पास मेमोरी होती है, वो होल्ड कर लेता है। अब कितनी काटनी है उसमें से अभी उसको नहीं पता है। तो अब क्या करेगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा और वो गिनेगा, अच्छा स्ट्रिंग है, अच्छा इंटीजर है, वो वैल्यू जोड़ेगा कि इसको 4 बाइट चाहिए, इसको कुछ बाइट चाहिए। वो ढूंढ करके निकालेगा, अच्छा भैया इतनी मेमोरी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी मेमोरी चाहिए, और भी बिहाइंड द सीन्स होते हैं, ऑब्जेक्ट में समझेंगे। तो वो पूरी मेमोरी जोड़ के बताएगा कि भैया न्यू भैया इतनी मेमोरी हमको निकाल के दे दो, यानी इतनी साइट घर बनाने के लिए हमें इतना बड़ा प्लॉट चाहिए, तो न्यू उतनी मेमोरी काट देगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उसको टाइप से मतलब है, क्योंकि जो इंटीजर है उसका टाइप है। तो इंटीजर टाइप को उसको पता है कि 4 बाइट की मेमोरी चाहिए होती है, तो उसको अभी वो क्या करेगा, इन वेरिएबल को ले लेगा और इनको इनकी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर देगा। तो स्ट्रिंग के लिए होती है नल और एज के लिए होती है शून्य। तो ये दोनों के साथ उसने इनिशियलाइज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, देखेगा अच्छा कंस्ट्रक्टर के इनिशियलाइजेशन हो रहा है, तो बाहर से जो वैल्यू यहाँ भेजी गई है अब उन वैल्यू को इन पे सेट कर देगा। तो पहले इसने यहाँ पर पे मेमोरी पता करने के लिए सारे वेरिएबल को डिफॉल्ट के साथ इनिशियलाइज कर दिया, फिर उनमें रियल वैल्यू पुश कर दी। अब क्या हुआ कि यहाँ पर पे न्यू को पता चल गया कितनी मेमोरी बनानी है, उसने मेमोरी बना दी। उन मेमोरी के अंदर उसने इसे इनिशियलाइजेशन घुसेड़ दिए, और फिर उसके बाद उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस उठा करके S1 को दे दिया। अब ये टर्मिनोलॉजी एकदम 100% करेक्ट नहीं है कि वो मेमोरी एड्रेस ही देता है। अंदर का जो फिनोमेना है थोड़ा अलग है। तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि S1 के पास रेफरेंस है, उस मेमोरी का रेफरेंस है, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, यानी ऑब्जेक्ट जहां पर पे पड़ा हुआ है उस तक अगर पहुंचना है तो वो S1 है। तुम कुछ ऐसा समझो, पॉइंटर्स या रेफरेंस ऐसे होते हैं, जैसे ऐसे समझो कि तुम्हारा एक दोस्त है, उसको एक दुकान पता है। तो तुम्हें क्या है, वो दुकान नहीं पता है जहां पर पे वो खिलौना मिलता है, लेकिन तुम्हारे दोस्त को पता है। तो दोस्त जो है वो उस दुकान का रेफरेंस है। तो अगर तुम्हें उस दुकान तक पहुंचना है तो तुम क्या करोगे, सीधे अपने दोस्त से पूछोगे। तो ऐसे ही यहाँ पर पे ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस होते हैं। उसको पता होता है कि कहाँ पर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मेमोरी में, कि हीप की मेमोरी बड़ी सी है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे आपस में। तो रेफरेंस से ही सब कुछ डिसाइड होता है जावा में। ठीक है, इट्स लाइक अ बर्थ ऑफ लिविंग थिंग्स, फर्स्ट एग्जिस्टेंस देन आइडेंटिटी देन रिकॉग्निशन। भैया फंकी सी लाइन ढूंढ के चैट जीपीटी से लिख दी थी। तो ये देखो यहाँ पर पे एक मैंने बढ़िया सा, ये देखो जनरेट करी है पिक्चर, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये मेमोरी एलोकेटेड है। तो सबसे पहले देखो ये मेमोरी एलोकेट का मतलब क्या है कि प्लॉट ढूंढा गया कितनी मेमोरी है, उसके बाद प्लॉट ढूंढने से पहले पहले कंस्ट्रक्टर से पूछ लिया गया भैया कैसे बनाओगे, कितने कमरे बनाओगे, क्या क्या करोगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, नक्शा बना, मतलब कि क्लास। फिर उसके बाद क्या हुआ, डिसाइड किया कंस्ट्रक्टर ने, अच्छा 4 कमरे बनेंगे, एक बाथरूम बनेगा, एक सीढ़ी बनेगी, एक जंगला बनेगा, एक ये बनेगा, वो कंस्ट्रक्टर। तो पहले क्लास, फिर कंस्ट्रक्टर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सीक्वेंस ऐसा ही है रियल वर्ल्ड की तरीके। तो अब जब प्लॉट मिल गया उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम कौन करेगा, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, लेकिन ये
ये जो है ये कॉल तो पहले होता है, लेकिन ये कितना बनेगा ये कंस्ट्रक्टर बताता है। तो कुछ ऐसा है कि मेमोरी एलोकेट तो पहले होगी, न्यू चलेगा तो पहले, लेकिन कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है ये उसे कंस्ट्रक्टर बताएगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अभी ऑब्जेक्ट में फिर से यही चीज हम लोग रिपीट कर रहे होंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इंस्टेंस वर्सेस स्टैटिक वेरिएबल, तो क्लास के अंदर केवल इंस्टेंस वेरिएबल्स नहीं होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स भी होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, अभी ऐसे समझ लो कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास का, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए उसकी जो स्टेट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अगर हम सबको सेम रखना चाहते हैं तो उसको स्टैटिक बना देते हैं। तो स्टैटिक जो होता है क्लास को बिलोंग करता है, और इंस्टेंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। अभी इतना ही समझ लो, बहुत है। ठीक है, टाइप्स ऑफ, अच्छा एक चीज यहाँ पर पे रह गई, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल। हाँ, अगर तुम्हें इनिशियलाइज करना है स्टैटिक वेरिएबल को, तो वो तुम कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं करोगे, वो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, तीन तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। देखो, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है नो आर्गुमेंट, और एक होता है पैरामीटराइज्ड। तो देखो, डिफॉल्ट ऐसा होता है, डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि जब तुम क्लास में कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर ही ना करो, तो क्या होता है कि जावा समझ जाता है भाई ऑब्जेक्ट तो तुम बनाओगे ही क्लास का, तो इसके लिए क्या करता है कि वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के देता है। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ ऐसा दिखेगा, तुम जैसे ही कंपाइल करोगे कोड को, तो तुम्हारी डॉट क्लास फाइल जो बनेगी उसमें इम्प्लिसिटली ये कोड जनरेट हो जाएगा, तुम लिखो या ना लिखो। ठीक है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि तुम बना दो, बस आर्गुमेंट पास ना करो। तो ये देखने में दोनों सेम ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि मान लो तुमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी एक ही कंस्ट्रक्टर बनाया, और उसमें पैरामीटराइज बना दिया, तो ये नल एंड वॉइड हो गया। मतलब डिफॉल्ट तभी रहेगा अगर तुमने डिक्लेयर नहीं कर दिया है, अगर तुमने डिक्लेयर कर दिया तो डिफॉल्ट वाला गायब हो गया, फिर वो नहीं रहेगा। ये चीज ध्यान रखना, इंटरव्यू में कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बिहाइंड द सीन बनेगा ये। ठीक है, तुमने ये कोड नहीं लिखा है, तुम इतना ही कंपाइल करोगे तो ये अपने आप इसको लिख देगा। ठीक है, मतलब इस कंस्ट्रक्टर को, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर पे बना देगा। अब यहां पर पे क्या किया तुमने, एक्सप्लिसिटली लिख दिया है, तब भी वो जो इस डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर है वो नल एंड वॉइड हो गया, अब वो नहीं बनेगा। तुमने कंस्ट्रक्टर एक बार डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद डिफॉल्ट नल एंड वॉइड हो जाता है, नहीं बनेगा वो तब के लिए है केवल जब तुमने ऑब्जेक्ट, सॉरी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें जावा दे देता है बिहाइंड दिस। ये पैरामीटराइज्ड है। अब पैरामीटराइज तुमने बना दिया, अब तुम सोचो कि अगर हम उसका ऑब्जेक्ट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर से बना ले तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होती है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग मतलब ये कंस्ट्रक्टर से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देना। ये दो तरह की होती है, एक सेम क्लास में कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, और एक अपने ऊपर वाली क्लास के अंदर, नीचे वाली में नहीं कॉल कर सकते, ऊपर वाली में कॉल कर सकते हो। ठीक है, ऊपर वाली इन द सेंस सुपर क्लास, नीचे वाली मतलब डेराइव्ड क्लास। इनहेरिटेंस समझे, इनहेरिटेंस जब पढ़ेंगे तब ये समझेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर दो कंस्ट्रक्टर हैं, तो हमने इस कंस्ट्रक्टर से इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, तो नाम से नहीं, इसको दिस से कॉल किया जाता है। ठीक है, और बस आर्गुमेंट पास करते हो वो समझ जाता है, क्योंकि ओवरलोड करोगे तो उनके सिग्नेचर जो होंगे वो हमेशा डिफरेंट होंगे। अब अगर इसी को इसमें देखो, हमने क्या किया कि एक्सटेंड करी है एक पर्सन पर्सन क्लास। अभी एक्सटेंड और इनहेरिटेंस में ज्यादा लॉजिक नहीं समझो, तुम केवल कंस्ट्रक्टर वाले पे फोकस करो, आगे चल के चीजें क्लियर होंगी। तो ये एक सुपर क्लास है, ये उसकी डिराइव्ड क्लास है, तो इसको यहाँ पे इनहेरिट किया, तो ये लाइन जब तुम लिखोगे तो वो इस लाइन से सीधे यहाँ पे चला जाएगा। बस दो तरह से होता है। कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने पीछे दिखाया, कंस्ट्रक्टर के ऊपर एप्लीकेबल होता है ओवरलोडिंग। ठीक है, तुम कितने भी कंस्ट्रक्टर इसके अंदर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। कैन कंस्ट्रक्टर बी इनहेरिटेड? नहीं भाई, नहीं कर सकते। सुपर सही कॉल करना पड़ेगा, अगर इनहेरिट कर पाते तो फिर क्या ही बात थी। अगर तुम सुपर नहीं भी लिखते हो ना, तो पहली लाइन सुपर ही होती है, कोई दिक्कत नहीं, तुम सुपर लिखो या ना लिखो, तुम्हारे कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन से वो सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर पे जाएगा ही जाएगा, यानी तुम्हारी जो पेरेंट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर तुम्हारे कंस्ट्रक्टर से पहले एग्जीक्यूट होगा ही होगा। व्हाट हैपन इफ यू डोंट डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर? तो तुम्हें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा, मैंने बताया ही। कैन कंस्ट्रक्टर बी प्राइवेट? देखो हाँ, कर तो सकते हैं, सिंगलटन क्लास में हम ऐसा करते हैं। आप ही ये तुम्हारे लिए बस अभी इतना याद कर लो कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर चेनिंग? जब हम एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो उसे कंस्ट्रक्टर चेनिंग कहते हैं। व्हाई कांट कंस्ट्रक्टर बी स्टैटिक? भाई देखो, नहीं हो सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और ऑब्जेक्ट खुद एक रन टाइम फिनोमेना है। ठीक है, कंपाइल टाइम फिनोमेना नहीं है, और स्टैटिक एक कंपाइल टाइम फिनोमेना है। कैन अ कंस्ट्रक्टर थ्रो एन एक्सेप्शन? बिल्कुल भैया, बिल्कुल थ्रो कर सकता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी एक्सेप्शन आ सकती है, और उसके अंदर हैंडल भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इनिशियलाइजेशन? स्टैटिक, इंस्टेंस, देन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये तीन थोड़ा एडवांस लेवल पे हैं, जो वो ये उन लोगों के लिए है जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, 7 तक बिल्कुल एकदम फ्रेशर्स के लिए है। ठीक है, ठीक है भाई, अगर समझ में आया है
तो बढ़िया है। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या नहीं समझ में आया है। ये मेरे लिंक्स हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, हम कनेक्ट कर सकते हैं। और जो भी अगर कुछ नहीं समझ में आती, आपको लगता है कि जो पढ़ाने का तरीका है वो ठीक नहीं है या इसे और किसी तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, तो आप कमेंट करो, मेरे को लिंक्डइन पे पिंग करो, मुझे बताओ कि क्या चीज़ें और कवर करनी चाहिए। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आपको बात समझ में आनी चाहिए। लैंग्वेज हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे कि इसकी डेफिनिशन कैसे बनानी है, चीज़ें कहानी कैसे बनानी है। अगर पेस ज़्यादा है तो भी मुझे बताओ। मुझे लगता है कि 10-15 मिनट इज़ सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्टर। धीमे-धीमे चीज़ें जब तुम पॉलीमॉर्फिज़्म में जाओगे, ओवरराइडिंग्स पढ़ोगे, इनहेरिटेंस पढ़ोगे तो ज़्यादा रिफाइन होगी। ठीक है?